अब हम फफूंदों में प्रजनन की बात करेंगे। पहला तरीका है वनस्पतिक प्रजनन। वनस्पतिक प्रजनन में फफूंदी का एक भाग दूसरी फफूंदी को जन्म देता है। फफूंदों में वनस्पतिक प्रजनन विखंडन, विखंडन, फिशन और कली बनने बडिंग के द्वारा होता है। विखंडन में हाइफे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और हर टुकड़ा एक स्वतंत्र फफूंदी के रूप में विकसित हो जाता है। फिशन में कोशिका बीच में संकुचित हो जाती है और दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिससे नए जीव उत्पन्न होते हैं। कली बनने की प्रक्रिया सामान्यतः यीस्ट में पाई जाती है। कली मां कोशिका के प्रोटोप्लाज्म से निकलती है और अंततः नए जीवों में विकसित हो जाती है। फफूंदों में अलैंगिक प्रजनन अलैंगिक बीजाणुओं जैसे कोनिडिया के माध्यम से होता है। कोनिडिया बहुवचन रूप है और कोनिडियम एकवचन रूप है। इसके बाद स्पोरेंजियल बीजाणु और गतिशील जूजोपोर आते हैं। जूजोपोर में फ्लैजेला कशाभिका की उपस्थिति के कारण वे गतिशील होते हैं। फफूंदों में लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप लैंगिक बीजाणु जैसे बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर और ऊस्पोर बनते हैं। ये लैंगिक बीजाणु फलन निकायों फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनते हैं। फफूंद के जीवन चक्र के बारे में एक हैप्लॉइड हाइफा मिटोसिस के माध्यम से अलैंगिक बीजाणु बनाएगा और प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर एक हैप्लॉइड हाइफा उत्पन्न करेगा। हैप्लॉइड का अर्थ है कि हाइफल कोशिकाओं के नाभिक में केवल आधे गुणसूत्र या एक सेट गुणसूत्र होते हैं, जिसे N से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम नोटेटम के मामले में गुणसूत्रों की संख्या 4 है। तो हैप्लॉइड कोशिका का अर्थ है कि नाभिक में केवल आधे या इस मामले में 2 गुणसूत्र होंगे। यह फफूंद का अलैंगिक प्रजनन चक्र है। अलैंगिक प्रजनन तब होता है जब फफूंद के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, यानी जब वातावरण गर्म और नम होता है और बहुत सारा मृत जैविक पदार्थ उपलब्ध होता है। अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न संतानें आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती हैं। इस प्रकार फफूंद के तीव्र प्रसार के लिए बहुत सारे बीजाणु उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए जब फफूंद के विकास के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, यानी जब वातावरण सूखा होता है, तब फफूंद लैंगिक प्रजनन की ओर बढ़ती है। यहाँ संतानें अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं, इसलिए उनमें से कुछ उन प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए बेहतर अनुकूलित हो सकती हैं और अपने माता पिता की तुलना में बेहतर वृद्धि कर सकती हैं। लैंगिक प्रजनन में 2 आनुवंशिक रूप से भिन्न हैप्लॉइड हाइफे शामिल होते हैं। चलिए एक हाइफे को प्लस टाइप और दूसरे को माइनस टाइप या इसके विपरीत कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह केवल यह दर्शाने के लिए है कि ये दोनों हाइफे आनुवंशिक रूप से भिन्न हैं, लेकिन आकार प्रकार में दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इन हाइफे की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है और इस चरण को प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। कई कवकों में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद दोनों नाभिक नहीं मिलते। इस अवस्था को डाइकार्योफेज कहा जाता है, जिसका अर्थ है 2 नाभिकों वाली अवस्था। अब हाइफे को डाइकार्योटिक हाइफे या डाइकार्योन कहा जाता है। कवकों के लैंगिक प्रजनन में अगला चरण है कैरियोगैमी। यह है 2 नाभिकों का संलयन, जिससे युग्मज जाइगोट का निर्माण होता है। कैरियो का अर्थ है नाभिक और गैमी का अर्थ है संलयन। युग्मज कवक के जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि युग्मज में पूर्ण गुणसूत्रों का सेट या 2 सेट गुणसूत्र होते हैं, जिसे 2n से दर्शाया जाता है। अगर हम यहाँ पेनिसिलियम नोटेटम का उदाहरण लें, तो इस कवक के युग्मज के नाभिक में 4 गुणसूत्र होंगे। कुछ कवक समूहों में, जैसे बेसिडियोमाइसीड्स, यह द्विनाभिकीय अवस्था बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, कभी कभी सदियों तक।
इस दौरान इनमें से अधिकांश फलनकाय फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। जैसे ही युग्मज बनता है, वह शीघ्र ही मियोसिस विभाजन से गुजरता है, जिससे हैप्लॉइड यौन बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर माइसेलियम में बदल जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों माता पिता से आनुवंशिक रूप से भिन्न होंगे।